गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे और कम से मम्मी पापा की तो बातें मान ही रहे होंगे। इतना तो एटलीस्ट मैं आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो हमने पहला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, जिसमें हमने ये भी थोड़ी बहुत बातें करी थी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारे लिए बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, और इन द सेम मैनर कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें ज़्यादातर बीमारियां हमें किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से ही होती हैं। ठीक है। उसके बाद हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को थोड़ा सा 4 कैटेगरीज़ में कैटेगराइज भी करने की कोशिश करी थी या करा था, और उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो हमने देखा था। इसके बाद एक और माइक्रो ऑर्गेनिज़म होता है जिसका नाम है वायरस। तो अगर हम कोरोना के बारे में बात करें तो कोरोना एक तरीके का वायरस है, ये भी एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, लेकिन हमने इसको उन चारों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा है। इस बात का हमें ध्यान देना होगा। ठीक है। तो वायरसेस जो होते हैं वो थोड़ा सा उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था, उसमें हमने फंगी भी पढ़ा हुआ था, फिर उसके बाद अमीबा पैरामीशियम वाली कैटेगरी में आ गया था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख रखी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। 4 कैटेगरी से आपको ऑलरेडी आई होप याद होंगे। ठीक है। जिसमें एक बैक्टीरिया था, एल्गी था, प्रोटोजोआ था और फंगी था। ये चारों चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी। इसके बाद अगला जो टॉपिक है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहाँ पे रहते हैं। तो कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर सच एज एल्गी एंड फंगी। देखो, एल्गी का नाम 2 बार आया है। कुछ ऐसे भी एल्गी होंगे जो सिंगल सेल्ड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एल्गी होंगे जो मल्टी सेलुलर होता है। मतलब एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ जो ऑर्गेनिज़म होता है उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म बोलते हैं। वहीं अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से बना हुआ कोई ऑर्गेनिज़म है तो उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म बोलते हैं। ठीक है। या फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज़म बोलते हैं। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट्स टू मार्शी लैंड्स। अच्छा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो किसी भी तरह के क्लाइमेट में भी रह सकते हैं और किसी भी तरह की जगह में भी रह सकते हैं, लेकिन एक अंतर होता है कि जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं वहाँ पे तो ह्यूमंस नहीं रहता है। तो वैसे जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स रहते तो हैं, लेकिन उनकी जो संख्या होती है, उनकी पॉपुलेशन होती है, बहुत कम होती है। उनकी वैराइटीज़ भी बहुत कम होती है। मतलब अबे बहुत ज़्यादा तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आपको नहीं मिलेंगे। ज़्यादा तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहाँ मिलेंगे? जो ऐसा क्लाइमेट है जो बिल्कुल मॉडरेट टाइप का जगह हो, जहाँ पे ठंड भी प्रॉपर पड़ती हो, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं हो। तो एक्सट्रीम कंडीशंस जहाँ पे नहीं है वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की वैराइटीज़ ऑब्वियसली बढ़ जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे जो फेवरेबल कंडीशंस होते हैं लाइवलीहुड के या फिर ज़िंदा रहने के, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस होंगे ज़िंदा रहने के, उतना ही ज़्यादा वहाँ पे ऑर्गेनिज़म्स पाए जाएंगे। ठीक है। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। तो यस, ह्यूमन्स के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज़म्स व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के अंदर रहते हैं। हम अगर रिकॉल करें क्लास 8 के बारे में, तो क्लास 8 में 2 तरह के हम प्लांट्स के बारे में बात करी थी। हमने प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन हमने देखा था, तो उसमें 2 तरह के प्लांट्स थे। एक तो जो टोटली दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट थे प्लांट्स, जिनको हम पैरासिटिक प्लांट्स बोल रहे थे या पैरासाइट्स बोल रहे थे। और दूसरा हमने ये भी देखा था कि एक और रिलेशनशिप बना के रखते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स या फिर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। प्लांट्स के बारे में ही अगर हम एग्जांपल लें तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन दूसरे प्लांट्स भी उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो 2 तरह की कंडीशन थी
एक कंडीशन ऐसी थी जिसमें एक कोई प्लांट है दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन दूसरा प्लांट पहले वाले के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इस तरह के प्लांट्स को हम क्या बोल रहे थे? पैरासिटिक प्लांट्स। ठीक है, पैरासिटिक प्लांट्स, ठीक है, या पैरासाइट्स बोल रहे थे हम। लेकिन वहीं पे एक रिलेशनशिप था दोनों प्लांट्स के बीच में, जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरा पहले के ऊपर भी डिपेंडेंट है। इस तरह के रिलेशनशिप को बोल रहे थे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको आई होप याद होगा। तो इन द सेम मैनर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी ऐसे दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ सिंगल हैंडेडली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे उनको पैरासाइट बोला जा सकता है। और तीसरा, ये फ्रीली भी रह सकते हैं कि इनको किसी की ज़रूरत ही नहीं है जो है डिपेंडेंट होने के लिए। ये अपना सारा काम खुद से कर लेते हैं। इनको फूड तैयार करना होगा वो खुद से कर लेंगे, एक्सक्रीट करना होगा खुद से कर लेंगे, कहीं पर रहना होगा वो भी खुद से कर लेंगे, खुद से रह लेंगे। किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो हमें जो है आश्रय देंगे या फिर वो हमें जगह देंगे तो हम वहाँ पे रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये 3 कंडीशंस हो गई। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है, या फिर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है। इन द सेम मैनर वो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है। ये कंडीशंस हो गई डिपेंडेंसी वाली। और एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंडिपेंडेंट हो, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही ना रहता हो। तो इस तरीके से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। आगे कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन वाइल फंगी एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज। तो अगर अमीबा की बात करें तो इसको किसी की परवाह ही नहीं, इसको खाना भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना होता है, और इसको रहने में भी कहीं दिक्कत नहीं होती। ये ज़्यादातर जो है पानी वगैरह के आसपास में रहते हैं। लेकिन वहीं फंगी और बैक्टीरिया के बारे में अगर हम बात करें तो ये दोनों ही डिपेंडेंट होते हैं। ये कॉलोनीज में रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तभी जाके रह पाते हैं। हम इंसानों की अगर हम बात करें तो क्या इंसान पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रह सकता है? तो हाँ, रहने का रह सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कम हो, रहना ज़्यादा आसान हो, उसके लिए हम एक दूसरे के साथ में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। आज मुझे कोई ज़रूरत पड़ गई तो मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हो गया, कल तुम्हें ऐसी ज़रूरत पड़ गई तो वो कल तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो गए। तो इस तरह का जो ह्यूमंस के बीच में रिलेशनशिप होता है वो उसको हम एक तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कर्ड बनता है, दही बनती है, ब्रेड बनता है और केक बनता है, इसके पीछे तो प्योरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तभी हम इतना टेस्टी ये सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। इनका टेस्ट, इनका जो भी एक्सपीरियंस होता है वो हम महसूस कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये बना के हमें देते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट्स, vegetable peels, remains of animals, feces, etc. are broken down into harmless and usable substances by bacteria. कौन से substances में? जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, जिसको हम मैन्योर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैन्योर्स के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाते हैं जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट हैं और उनको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर कौन रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं? जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उनका ब्रेक डाउन कर रहे हैं और उसको यूज़फुल हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, जो कि इवेंचुअली किसानों के काम में आने वाला है और उससे फसल की पैदावार बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमारे लिए फ्रेंडली ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। हमने पहले शायद पढ़ा हुआ, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो हम आगे पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया का यूज़ मेडिसिन बनाने में होता है। ख़ास करके जो वैक्सीन्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है, या फिर ख़ास करके बैक्टीरिया से ही बनता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन।
अगर हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करें, क्लास 8 में हमने पढ़ा हुआ था कि राइजोबियम करके एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ करता था, जो कि क्या करता था, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता था। वो क्या करता था, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता था और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स के फॉर्म में उसको या फिर नाइट्रेट्स के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता था, और वो नाइट्रेट्स को आराम से ये जो रूट्स होते हैं पेड़ पौधों के, वो आराम से एब्जॉर्ब कर लेते थे। वो पेड़ पौधे के जो रूट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते थे, उसको अगर एब्जॉर्ब करना है तो नाइट्रेट के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करेगा। इन द सेम मैनर लीव्स हो गए या फिर स्टेम हो गया, जो भी हो गया, जो भी प्लांट के पार्ट्स हो गए, ये नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, इनको एब्जॉर्ब करना है नाइट्रेट के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करेगा। और ये जो राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि पेड़ पौधों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने 2-3 जगह की बात कर ली। एक तो हमारे इंसानों के खाने पीने के बारे में, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम में आते हैं। दूसरा, जो ऑर्गेनिक वेस्ट्स होते हैं जो इंसान हमेशा फेंकते ही रहते हैं, वेस्ट वगैरह, जो भी यूज़ कर लिया जो भी खाने लायक आइटम था या फिर जो चीज़ें यूज़ कर ली, उसके बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बचते हैं वो अगर ख़त्म नहीं होते अपने आप से, तो एक टाइम के बाद में पूरा का पूरा दुनिया जो है सिर्फ और सिर्फ वेस्ट से ही भरा हुआ होता। तो वो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उसमें लगातार काम कर रहे हैं। तो ये तो दूसरा हो गया। और तीसरा, पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन ज़रूरत पड़ता है, और वो नाइट्रोजन कौन प्रोवाइड करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि पेड़ पौधों के रूट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है। तो आई होप ये तीनों एप्लीकेशंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 3 एप्लीकेशन के बारे में बताओ, आपको ये तीनों जगह के बारे में बताना और उनके एग्जाम्पल्स भी बताने हैं। ठीक है, तो ये बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। आज यहीं रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ।